What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है प्रोजेक्ट संपर्क के बारे में। तो प्रोजेक्ट संपर्क से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया है कि प्रोजेक्ट संपर्क जो है यहां पर ये एसोसिएटेड है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग डीआरडीओ बोलते हैं। बी में बोला गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग इसरो बोलते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग ब्रो बोलते हैं, और नीति आयोग। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है, ए बी सी या फिर डी? सही आंसर जो है यहां पर इसका ये है, इसका सी, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा दो ब्रिज इनोग्रेट किए गए, एक तो कथुआ और दूसरा सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारी कंट्री की जो फोर्सेज है उनकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ये ब्रिज इनोग्रेट किए गए हैं अभी हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास वाले एरिया में। संपर्क जो प्रोजेक्ट है, संपर्क से ही आप लोग जान सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से कनेक्टिविटी बनाना। तो संपर्क जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खासकर मेजर फोकस जो रहता है बॉर्डर वाले एरिया में 1975 यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर यह स्टार्ट किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जम्मू में है। अच्छा, संपर्क प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अगर मैं आप लोगों से यहां पर यह बोलूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पुराना है या संपर्क प्रोजेक्ट ज्यादा पुराना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो सीधी सी बात है, संपर्क प्रोजेक्ट 1975 में स्टार्ट किया गया है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा पुराना आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्रो जिसको आप लोग बोलते हैं, यह है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 1960 में इसका गठन किया गया था, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम करती है, खासकर बॉर्डर एरिया में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ये हमारी ही कंट्री में ओनली काम नहीं करती है, इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान, ये सारी कंट्री में भी यहाँ पर ये काम करती है, यानी कि हमारी कंट्री के साथ साथ पड़ोसी देश में भी काम करती है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है? ये आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आती है। बेसिकली जो बजट है इसका लगभग ईयरली, अगर अब की बार के बजट की बात करें तो ये यहाँ पर 732 मिलियन यहाँ पर इसको दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह आज की डेट में यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर कई बार न्यूज में रहता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये एक नेशनल वाइड प्लान है। ये गुड रोड बनाने की बात की जा रही है, ऑल वेदर, यानी कि बरसात, सर्दी, गर्मी में कनेक्टिविटी यहां पर बनी रहे। ऑल अनकनेक्टेड विलेज जो है हमारी कंट्री में, यानी कि वो विलेज जो कनेक्टेड नहीं है उनमें कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है ऑल ओवर कंट्री। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इन्वॉल्व करती है रोड कनेक्टिविटी लेफ्ट जो विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया है, यानी कि नक्सल अफेक्टेड एरिया है, उनमें भी। तीसरी बात की जा रही है यहां पर जो ये योजना है ये थ्री इन्वॉल्व करती है यहां पर। बेसिकली अगर आप लोग देखें कंसोलिडेशन है यहां पर, जिनके थ्रू आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 फेज में, यानी कि पहला फेज यहां पर हो चुका है, दूसरा जा चुका है, अब तीसरा फेज चल रहा है यहां पर। तो जो थर्ड फेज है यहां पर, ये थर्ड फेज के थ्रू यहां पर मेजर रूरल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, खासकर ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट के थ्रू हायर सेकेंडरी स्कूल और हॉस्पिटल में। यानी कि पहले गांव को कनेक्ट किया गया, अब ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, सेकेंडरी स्कूल और हॉस्पिटल को कनेक्टिविटी की बात इसके थ्रू की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो पहले आप लोग आंसर दिया कीजिए, उसके बाद में आंसर देखा कीजिए। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ये है सी, ये
ये सी आंसर जो है क्यों है सही, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। रीजन क्या है, ये बोला गया है ऑल अनकनेक्टेड विलेज, तो ये ऑल अनकनेक्टेड विलेज यहां पर गलत है। देखिए कहीं पे ऑल लिखा हो या फिर कहीं पे आप लोगों को ओनली लिखा हो, ये शब्द जो होते हैं ना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन डालने के लिए किए जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखा कीजिए। सबसे पहले यहां पर जानते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। प्रधानमंत्री हमारी कंट्री में ग्राम सड़क योजना 2000 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो जो ये योजना थी बेसिक पर्पज ये था कि हमारी कंट्री में सिंगल रोड कनेक्टिविटी बनाई जा सके। उन गांव में अगर प्लेन एरिया की बात करते हैं तो कम से कम 500 पॉपुलेशन वहां पर, यानी कि 500 के करीब लोग रहते हो। अगर नॉर्थ ईस्ट की आप लोग बात करते हैं, फिर ट्राइबल हिली एरिया की आप लोग बात करते हैं, तो लगभग यहाँ पर 250 के करीब लोग रहते हो। ये यहाँ पर जो डेटा दिया जा रहा है, यहाँ पर ये डेटा दिया जा रहा है 2001 के सेंसस के हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसके हिसाब से ये स्टार्ट किया गया था और उस टाइम पर ये रोड आप लोग के, ये रोड कनेक्टिविटी का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट यहाँ पर किया गया। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलर एरिया का करने के लिए यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। फंड है जो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये इसका पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट। अगर फंड की आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 90 और 10 का जो रेशियो रहता है वो रहता है हिली एरिया और नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ठीक है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये वाला जो एरिया हो गया और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ओके। इसी के साथ में अगर बात करते हैं नॉर्मल राज्य में, नॉर्मल राज्य में यहाँ पर 60:40 का रेशियो रहेगा, यानी कि 60 सेंटर देगा और 40 यहाँ पर स्टेट देगा, और यहाँ पर 90 सेंटर देगा और 10 स्टेट देगा। तो ये भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा ये नया नेक्स्ट यानी कि थर्ड फेज इसका स्टार्ट किया गया। थर्ड फेज में पर्पज ये है कि 1,25,000 किलोमीटर की रोड कनेक्टिविटी स्टेट जो राज्य के अंदर यहां पर बनाने का काम किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात करें मीजल्स के बारे में। तो मीजल्स जो बीमारी है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। इसको हिंदी में बोलते हैं खसरा। तो खसरे की बीमारी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है ये हाईली कॉन्टिग्यूअस वायरल डिजीज है, तो यहां पर बोला गया वायरल डिजीज, ठीक है। तो ये वायरल है, बैक्टीरियल है, तो भी आप लोग ध्यान रखा कीजिए। वायरल डिजीज है जो कि इंपॉर्टेंट कोज रहती है यहां पर डेथ का अमंग यंग चिल्ड्रन ग्लोबली, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर जो यंग बच्चे हैं उनके लिए यहां पर ये डेथ का रीजन बनती है, जो कि एक वायरल डिजीज है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि सीवियर मीजल्स ये मोर लाइकली अमंग द पुअर नरिश्ड जो यंग बच्चे हैं, यानी कि जिनको ढंग से पोषण नहीं मिल पाता है, जिनका इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, और खासकर जो HIV या फिर एड्स की वजह से जो वीकेंड है उसमें भी यहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली अभी श्रीलंका को डिक्लेयर किया गया मीजल्स फ्री कंट्री। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी। जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। सबसे पहले मीजल्स के बारे में, एक वायरल डिजीज है यहां पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कैसी डिजीज है, यहां पर एक वायरल डिजीज है। तो यहां पर अगर किसी इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि आप लोगों की बॉडी में से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले आपकी बॉडी लड़ती है उस प्रॉब्लम के साथ में, बाद में वो चीजें पहुंचती हैं डॉक्टर के पास में। तो अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कई बार कई सारी बीमारी हमारी बॉडी खुद अपने आप उसके साथ में टैकल कर लेती है। तो इसी के चलते यहां पर जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, अच्छा खाना जिसको नहीं मिल पा रहा है, कुपोषण का शिकार इंसान है, उसको ये बीमारी ज्यादा होती है। श्रीलंका को अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मिजल्स यानी कि खसरे से फ्री कंट्री डिक्लेयर अभी कर दिया गया है। तो इसीलिए यहां पर अगर इनसफिशिएंट विटामिन ए की कमी रहती है स्पेशली यंग चिल्ड्रन में, तो ये बीमारी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। ओके, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, आंसर इसका डी हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है एक पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में। तो आइलैंड वाला एरिया है डीकोलोनाइजिंग द चागोस आर्कियोपेलिगो एंड इशू समटाइम सेम इन न्यूज। ये अभी न्यूज में दिखता है आप लोगों को। तो ये किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, तो ये न्यूज इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो किसके बीच में है। पहला बोला जा रहा है यूएसए और मालदीव के बीच में, दूसरा बोला जा रहा है यूएसए और यूके के बीच में, तीसरे में यूके और मालदीव, चौथे में बोला गया यूके एंड मॉरिशस। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर क्या है, सही आंसर है इसका यहां पर डी, ये यूके और मॉरिशस के बीच में ये एक रीजन है। यूके बोलता है ये मेरा रीजन है और मॉरिशस बोलता है ये मेरा रीजन है। बेसिकली यहां पर आप लोगों को पता है काफी लंबे समय तक अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया, तो ये यहां पर बेसिकली इंडियन ओशन में ये रीजन है, ये इंडियन ओशन हो गया, ये हो गई हमारी प्यारी कंट्री। तो यहां से अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये यहां पर यूके बोलता है कि मेरा एरिया है, और मॉरिशस भी आप लोगों को इंडियन ओशन में ही यहीं पर देखने को मिलेगा, ये बोलता है कि ये मेरा रीजन है। इसको लेकर दोनों के बीच में लड़ाई
है तो दोनों यूएन जनरल असेंबली के अंदर गए। तो यूएन जनरल असेंबली में 193 मेंबर हैं, 193 मेंबर में से 116 मेंबर के द्वारा सपोर्ट किया गया मॉरिशस को, और बाकी यूके को बोला गया कि आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया से अपना जो आप लोगों ने कंट्रोल कर रखा है उस कंट्रोल को आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पर काफी लंबे, यहां पर अगर बात करें, ये जो काफी लंबे समय तक यूएसए का मिलिट्री बेस भी माना गया है, फिर आगे चलकर ये यूके के कंट्रोल में आ गया, और अभी जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है कि ये मॉरिशस का एरिया है, मॉरिशस को दे देना चाहिए, तो इसकी वजह से काफी न्यूज में है। तो आंसर डी है। आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम यानी कि ईटीपीबीएस, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ये डेवलप किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक के द्वारा। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये फुल्ली सिक्योर सिस्टम है और 2 लेयर की सिक्योरिटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये जो सिस्टम यहां पर इनेबल करता है इनटाइटल सर्विस वोटर के लिए, जो कहीं पर भी है इलेक्ट्रॉनिकली अपनी वोट को ट्रांसफर करा सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में बिना वहां जाए हुए। तो ये तीसरी स्टेटमेंट है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है? सबसे पहले तो आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है ये बेसिकली किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में यहां पर सीडेक के द्वारा मिलकर ये सिस्टम डेवलप किया गया है। देखिए कई बार सिक्योरिटी फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज अलग अलग एरिया में रहती हैं, वो अपनी वोट कास्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका वोटिंग जो राइट है वो ऐसे ही रह जाता है, तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश यहां पर की जाती है। 2 लेयर की यहां पर सिक्योरिटी देखने को मिलती है, एक तो यहां पर पिन कोड डालना पड़ता है और दूसरा यहां पर ओटीपी आता है। तो इस तरीके से बिना 2 लेयर को क्रॉस किए हुए कोई भी यहां पर इसको यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको एक सिक्योर सिस्टम बोला जाता है, यानी कि एक पॉजिटिव सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यूजीसी के बारे में है, बात की जा रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इंडियन यूनियन गवर्नमेंट जिसके द्वारा यहां पर ये बनाया गया है यूजीसी एक्ट 1956, यानी कि 1956 का एक्ट है जिसके हिसाब से इसको बनाया गया है। ये प्रोवाइड कराता है रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इसी के साथ में डिसबर्समेंट ऑफ द फंड, यानी कि फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं यूजीसी के द्वारा। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 only, बी में बोला गया 2 only, सी में बोला गया both 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हमारी कंट्री में जो यूजीसी है वो ये एक्ट था 1956 का जिसके बेस पर इसको बनाया गया। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। फंड का डिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉग्निशन जो दिया जाता है वो इसी के द्वारा दिया जाता है, तो दूसरी स्टेटमेंट सही हो गई। न्यूज में क्यों है? न्यूज में ये इसलिए है अभी रिसेंटली जो यूजीसी है इसको रिप्लेस करके हमारी कंट्री में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट जो फंड वगैरह है ये गवर्नमेंट के अंडर में यहां से चला जाएगा। तो इसी के चलते यहां पर ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है। यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में 6 रीजनल ऑफिसेस के, एक पुणे में, भोपाल में, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में याद रखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसके अंडर में आता है? तो हेल्थ, ये खासकर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बातें होती है मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वजह से हमारे और यूएसए के बीच में काफी तनातनी रहती है। यूएसए बोलता है कि हमारी कंट्री मेहनत करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और इंडिया जैसी कंट्री यहां पर फायदा उठाती है। ऐसी स्टेटमेंट कई बार यूएसए के द्वारा दी जाती है। बात की जा रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपलेट बोर्ड इज ए क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि जुडिक्शन ऑफ जो कॉपीराइट है बोर्ड ऑफ इंडिया की वो एक्सटेंड होती है बियॉन्ड द इंडिया ऑल्सो। तीसरा बोला गया कि इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव किया गया रिसेंटली अभी फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी में 2016 में। सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 only, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 1 and 2। तो ए, बी, सी, एफ, डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। रीजन क्या है? हमारी कंट्री में कॉपीराइट एक्ट 1956 यहां पर है, इसी के साथ में उसमें रिसेंटली अभी अमेंडमेंट किया गया है कॉपीराइट एक्ट ये 2012, इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो ये क्वाजी, ये एक तरीके से जुडिशियल बॉडी हो गई, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ठीक है ना, और ये एक तरीके की यहां पर ये जो काम करती है एक्ट के थ्रू यहां पर इसको पावर दे रखी है
कि जुडिशरी की। अगर कोई भी केस यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर ये उसको सुनता है, तो इसलिए ये जुडिशियल बॉडी होगी यहाँ पर, और जुडिशियल के साथ में ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी होगी, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। स्टैट्यूटरी का मतलब है लॉ के थ्रू पास की जाती है, जुडिशियल का मतलब है कि जुडिशरी पावर है इसके पास में, तो ये सही है। इसकी जो पावर है वो इंडिया में है, अब्रोड में नहीं है, यानी कि हमारी कंट्री के बाहर नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी हमारी कंट्री में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी थ्रू जो हमारी कंट्री में लाएगी, तो ये 2016 में लेकर आया गया, ठीक है। तो जो अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद में फिर यहाँ पर इसको लेकर आया गया। जो चेयरमैन है यहाँ पर खासकर अगर उसकी बात की जाए तो अंडर सेक्शन 11 तो विच चेयरमैन एंड 2 अदर मेंबर, तो यहाँ पर ये इसके जो खासकर इससे कनेक्टेड रहती है, तो यहाँ पर ये आईपी जो यहाँ पर ये है आईपीएबी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड कराता है 2 चेयरमैन और 2 फुल टाइम मेंबर, जो कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ये अगर कोई केस आता है तो ये उसको सुनते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा यहाँ पर फर्स्ट डिपिक्ट किया गया था जो एडिक्ट्स होते हैं एम्परर अशोका के, यानी कि किसके द्वारा यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा गया अशोका के द्वारा, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था, तो एक एक कर यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या नाम यहाँ पर दे रखे हैं। पहले बोला गया है यहाँ पर जॉर्ज बिलहर, ठीक है ना, बिल ये है यहाँ पर बेहलर, ठीक है। दूसरा बोला गया जेम्स प्रिंसिप, तीसरा बोला गया मैक्स वूलर, चौथा बोला गया विलियम जोन्स। तो डेसिफर का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, यानी कि पढ़ना। तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ए बी सी एफ डी, तो ये किया गया था जेम्स प्रिंसिप्स के द्वारा, यानी कि ये है यहाँ पर आंसर इसका बी। तो इसके द्वारा इंस्क्रिप्शन जो थी यहाँ पर हमारी कंट्री में ये पढ़ी गई थी, और बोला गया था ये जो इंस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर मगधई प्राकृत ये यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई है, ठीक है। और इसी के साथ में प्राकृत के साथ में कई बार ख्रोस्टी स्क्रिप्ट भी यूज की गई है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये सबसे पहले जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये एक हिस्टोरियन भी थे, जिनके द्वारा सबसे पहले इनको पढ़ा गया, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात आप लोग बोल सकते हैं कि एक फॉरेनर आकर हमारी कंट्री के डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, पर लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है हमारे ऊपर कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं अपनी कल्चर को लेकर। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पास्ट में पूछा जा चुका है यूपीएससी में। बात की जा रही है बंजारा के बारे में। तो बंजारा आप लोगों ने सुना होगा, जो आमतौर पर चीजें हाल, तो चलिए आंसर पता चल जाएगा फिर आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग पहले इसका आंसर बताइए, फिर आप बात करेंगे इसके बारे में। बंजारा ड्यूरिंग द मेडुअल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, यानी कि क्या थे वे। ए में बोला गया एग्रीकल्चरिस्ट, बी में बोला गया वॉरियर, सी में बोला गया वीवर, डी में बोला गया ट्रेडर, यानी कि किसान थे, योद्धा थे, या फिर जुलाहे थे, या फिर व्यापारी थे। तो क्या थे यहाँ पर, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर है इसका यहाँ पर डी। तो बंजारे जो होते हैं बेसिकली ये अलग अलग एरिया में घुमा करते थे, डिफरेंट एरिया में। खासकर मेडुअल पीरियड में अगर आप लोग इन्हें पूछे कि ये क्या थे, तो ये एक ट्रेडर कम्युनिटी थी, यानी कि ट्रेड किया करते थे ये। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये जो बंजारे थे ये नोमेडिक थे, यानी कि एक जगह नहीं रुकते थे, अलग अलग घूमते रहते थे। और इसी के साथ में जो एक मार्केट सिस्टम है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का, उसमें इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है। ये जो बंजारे थे ये ट्रांसपोर्ट किया करते थे जो ग्रेन्स वगैरह है सिटीज के अंदर में, और काफी लार्ज स्केल पर इनका रोल था वहां पर, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया यूपीएससी में चीफ सेक्रेटरी के बारे में। तो चीफ सेक्रेटरी जो है ये बोला जा रहा है कि स्टेट के अंदर में अपॉइंट किया जाता है गवर्नर, जो कि राज्य का गवर्नर है उसके द्वारा। चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्ट है यहाँ पर बोला गया उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, यानी कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। सही स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहाँ पर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर इसका डी नाइदर 1 नो 2, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर गवर्नर का रोल नहीं होता है। चीफ सेक्रेटरी अगर बात की जाए यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के अंदर, चाहे बात कर लीजिए या फिर स्टेट के अंदर में, जो पोस्ट है यहाँ पर ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी कि अगर यहाँ पर राज्य की बात की जा रही है तो यहाँ पर स्टेट की गवर्नमेंट और कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं वो मिलकर यहाँ पर अपॉइंट करेंगे चीफ सेक्रेटरी को। दूसरी बात यहाँ पर बोला गया फिक्स यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं, इसका जो फिक्स टेन्योर है वो उससे बाहर रखा गया है, यानी कि ये डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि कितने लंबे समय तक इसको रखना है। और जब यहां पर लगता है कि सही चीज चल रही है तो सही है, वरना फिर इसको हटा दिया जाता है। तो कोई फिक्स टेन्योर यहां पर इसका नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर यहां पर डी हो गया। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। इसी के साथ में अगर आप लोगों को लग रहा है कि लेक्चर अच्छा लग रहा है और रिवीजन के लिए इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आप लोग के अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यहाँ पर ट्विटर पर है तो यहाँ पर मेरे भी अकाउंट है, मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। इसी के साथ में मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। तो उसको आप लोग एंजॉय करते रहिए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।